नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 21 मई 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। इसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, ईरान के 8वें प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया है। इसके क्या कारण थे, इसको दोनों तरीके से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक, इससे पहले जो 7वें प्रेसिडेंट थे ईरान के, हसन रूहानी जो थे वो उदारवादी नेता थे। वहीं अभी जो जिनकी मृत्यु हुई है इब्राहिम रईसी, वो जो थे वो रूढ़िवादी थे। तो दोनों की विचारधारा में कहीं ना कहीं डिफरेंस देखी जाती है। ठीक है, जहां हसन रूहानी ने बहुत सारे एग्रीमेंट किए थे, जैसे 2015 में यूएसए के साथ परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन 2018 में जब ट्रंप का शासन था यूएसए में, ट्रंप राष्ट्रपति थे यूएसए में, उसी समय 2018 में ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया और जो 2015 में परमाणु समझौता हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। तो इस आर्टिकल में हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला जो आर्टिकल है ये भी जो है वो ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु से संबंधित है। इसमें जो एस्पेक्ट दिखाया गया है, इसमें मेनली फ्लाइट या फिर हेलीकॉप्टर्स को कैसे संचालित किया जाता है, प्रबंधित किया जाता है। कभी कभी देखा जाता है जो वीआईपीज के लिए हेलीकॉप्टर्स उड़ाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं क्रू मेंबर्स कभी ना कभी दबाव में होते हैं, उसके कारण भी अप्रिय घटनाएं घट जाती है। मौसम खराब होने पे भी जबरन जो है उड़ान भरा जाता है, जिसके कारण इस तरह की स्थितियां उभर कर सामने आ जाती है। तो हर एक पॉइंट को हम लोग दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, कठिन समय में मजबूत न्यायिक निर्णय की आवश्यकता। इस आर्टिकल में मेनली जो कहा गया है, जो रूलिंग पार्टी के द्वारा जितने भी सरकारी तंत्र है उसके कहीं ना कहीं मूल भाव को प्रभावित किया गया है। इसमें इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। ठीक है, जो वहां के सिलेक्टिंग मेंबर्स हैं उसमें जो चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन में अचानक से जो लिया गया निर्णय था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी अहम कदम नहीं उठाया गया। उसके बाद कश्मीर के मुद्दे पर बात किया जाए तो आर्टिकल 370 को जो हटाया गया था वो भी कहीं ना कहीं विवादपूर्ण था। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जुडिशियल एडजस्टन होता क्या है। उसी को कहा जाता है न्याय निर्णयन। तो सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि न्याय निर्णयन उस कानूनी प्रक्रिया का वर्णन करता है जो दो पक्षों के बीच किसी मुद्दे के संबंध में अदालत के समाधान में तेजी लाने और वितरण करने में मदद करता है। इसमें मेनली जो है वो निजी पार्टियां, राजनीतिक अधिकारियों और सार्वजनिक निकायों, सार्वजनिक अधिकारियों के बीच में जो विवाद होते हैं उसी को निपटने के लिए जो है न्याय निर्णय का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद अगला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस पर बकाया कर पर ब्याज से छूट दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2023 के फैसले से उत्पन्न होने वाले आयकर, इनकम टैक्स पर ब्याज को माफ करके भारतीय एयरटेल, रिलायंस और वोडाफोन सहित दूर संचार सेवा प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत दी है। ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि दूर संचार लाइसेंस शुल्क को पूरी तरह से प्रकृति में पूंजी माना जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और क्या क्या बातें की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। खासकर लाइसेंस फीस पर बकाया कर पर ब्याज से छूट जो दिया गया है, इसके क्या कारण है, हर एक पॉइंट को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे इस आर्टिकल में। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें पहला आर्टिकल है, ईरान के जो अभी 8वें प्रेसिडेंट थे इब्राहिम राइसी की हेलीकॉप्टर से मृत्यु हो गई। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। अभी हाल ही में जो दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर हुआ उसमें ईरान के 8वें राष्ट्रपति की मृत्यु के साथ साथ वहां के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, दो प्रमुख नेता की मृत्यु हो गई इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। तो ये हेलीकॉप्टर कहाँ जा रही थी? तो राइसी जो उस समय के वर्तमान ईरान के राष्ट्रपति थे और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ देशों की साझा सीमा पर एक बांध के लिए, ठीक है, उद्घाटन कार्यक्रम में तबरीज गए थे। ये लोकेशन याद रखेगा, तबरीज की यात्रा की थी जब उनका हेलीकॉप्टर जो है वो ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि 7वें राष्ट्रपति हसन रूहानी जो उदारवादी थे उनके समय में क्या विकास हुआ था ईरान में। तो 2015 में मुख्य समझौता हुआ था परमाणु समझौता के रूप में यूएसए के साथ, लेकिन 2018 में जिस समय ट्रंप राष्ट्रपति थे फिर से जो है यह परमाणु समझौता को रद्द कर दिया गया। वहीं 2021 में
जब ईरान के 8वें राष्ट्रपति बने थे इब्राहिम राइसी, जो कि रूढ़िवादी मौलवी थे, ठीक है। तो इनके समय में क्या परिवर्तन किए गए? इन्होंने सबसे पहले नागरिकों के अधिकार को तीव्र संरक्षण दिया, ठीक है। उसके बाद हमास और हिजबुल्लाह जैसे गैर राज्य मिलिशिया के साथ समर्थन को दोगुना कर दिया, ठीक है। उसके बाद ईरान ने फिर से परमाणु कार्यक्रम को विस्तृत किया। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो 8वें राष्ट्रपति थे, चाइना और रशिया के साथ संबंधों को और ज्यादा मजबूत किए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा जिससे आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि जो मिड ईस्ट का रीजन है बहुत ज्यादा संवेदनशील रीजन है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। और तबरीज जो है, इस लोकेशन को जरूर ध्यान रखिएगा। तो यही बातें यहाँ पे लिखी गई है कि खराब मौसम के बीच उत्तर पश्चिम ईरान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के 8वें राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद राइसी एक रूढ़िवादी मौलवी थे, जिसे हम लोगों ने पहले ही देख लिया, ठीक है। वही बातें थी। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो 8वें राष्ट्रपति थे इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए ईरान के कि उन्हें ईरान के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से गिना जाने लगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इस तरह के वीआईपी फ्लाइट्स होते हैं वीआईपी लोगों के लिए, तो ये क्यों जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उसके क्या प्रमुख कारण है। तो इसमें सिंपली कहा जाता है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और इजराइल के खुले अमेरिकी समर्थन के चलते इस बात पर संदेह पैदा होता है कि इसमें इजराइल का हाथ है। लेकिन इजराइल ने इस बात से इनकार कर दिया है और खुद को इस दुर्घटना से अलग बताया है। लेकिन न तो अमेरिका और न ही इजराइल के पास दुनिया के सामने कोई भी विश्वसनीयता बची है कि वे बिना गंभीर जांच के अपनी बेगुनाही स्वीकार कर लें। तो इसमें राइटर के द्वारा बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, जैसे क्या ईरानी राष्ट्रपति की योजना पहले से ज्ञात थी, ठीक है। उनका जो दौरा करने की बात की गई है तबरीज में, तो ये क्या पहले से प्लान किया हुआ था? क्या किसी जरूरी मीटिंग के लिए फ्लाइट की व्यवस्था की गई थी? और क्या राष्ट्रपति को खतरनाक मौसम स्थितियों के बारे में सूचित किया गया था? तो ऐसे सवाल किए जा रहे हैं राइटर के द्वारा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इस तरह के जब वीआईपी लोग फ्लाइट्स में बैठते हैं तो क्रू मेंबर्स भी दबाव में होते हैं, ठीक है। वीआईपी से जुड़ी कई घातक दुर्घटनाएं हम लोग देख लेते हैं उदाहरण में, जैसे 2 सितंबर 2009 को बेल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की भी जान चली गई थी। उनका भी यही कारण था कि खराब दृश्यता की स्थिति थी, जिसके कारण पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे 8 दिसंबर 2021 को भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत और उनके दल की तमिलनाडु के कुन्नूर के पास भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यहाँ पे भी पहाड़ी इलाका था और कोहरा ज्यादा था, ठीक है, जिसके कारण उनकी जो हेलीकॉप्टर थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तो यहाँ पे सवाल क्या आता है कि क्या चालक दल ने कोहरे के मौसम के कारण खतरे की ओर इशारा किया था? हमें भी कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि सशस्त्र बलों से जुड़ी दुर्घटनाओं को दबा दिया जाता है, ठीक है। सारी जानकारी जो है वो पब्लिक पोर्टल पे लाई ही नहीं जाती है। तो यहाँ पे पायलट के लिए सवाल उठाया जाता है कि पायलट खतरनाक मौसम की स्थिति में उड़ान भरने के लिए खुद को क्यों मजबूर करते हैं? इन्हें हर मौसम में उड़ान भरने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और यात्रियों को मौसम की स्थिति में कोई जानकारी नहीं है। भले ही कोई जानकारी रखता हो, लेकिन इतनी सटीकता से जानकारी नहीं रखते हैं जितना पायलट रखते हैं, ठीक है। तो यह सिर्फ वीआईपी वाले हेलीकॉप्टर्स का दल ही नहीं जो दबाव में आ जाता है, बल्कि 10 अप्रैल 2010 को पोलैंड के राष्ट्रपति लेक काजिस्की और उनकी पत्नी मारिया को ले जा रहे विमान जो है वो कोहरे में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें लगभग 96 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो यही बात कहा जाता है कि पायलट घने कोहरे में पहुंचे थे और विमान सामान्य पहुंच पथ से नीचे उतर गया और पेड़ों में टकरा गया, ठीक है, जिसके कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया और लगभग 96 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये कुछ जो वीआईपी लोगों के लिए जो फ्लाइट्स दिए गए हैं ये दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो अब जान लेते हैं मौसम से संबंधित क्या निर्णय और किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं उड़ान भरने से पहले। तो कोहरे और भारी बारिश में दृश्य भ्रम बहुत अधिक होता है, ठीक है, इल्यूजन बहुत ज्यादा होता है और विमान या फिर हेलीकॉप्टर विंड स्क्रीन पर बहने वाले बारिश के पानी से प्रेरित गहराई की धारणा एक बड़ा प्रभाव डाल देती है, ठीक है। जब बहुत तेजी से जो है हेलीकॉप्टर के ऊपरी कांच पे बारिश का पानी पड़ता है तो उन्हें सामने का दृश्य अच्छे तरीके से कैलकुलेट करने में मुश्किल आती है, ठीक है। तो ऑप्टिकल भ्रम से प्रेरित गलत निर्णयों के कारण कई दुर्घटनाएं हुई है। 1 मीटर जितनी सटीकता के साथ जीपीएस के उपयोग से खराब दृश्यता में नेविगेशन आसान हो जाता है, लेकिन समस्या ये है कि
जिसमें वीआईपी होते हैं उसमें क्या होता है कि जीपीएस का सिस्टम जो है लगातार चेंज होता रहता है, जिससे उनका लोकेशन ना पता चल सके। लेकिन इसके कारण जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं कि जीपीएस का जो एक्यूरेसी होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, यदि कोई किसी भिन्न प्रणाली का उपयोग करता है जहां डेटा बदलता है तो सटीकता प्रभावित हो जाती है। जैसे सैन्य विमान हो गया, दुश्मन के अवरोध या फिर पहचान से बचने के लिए सिस्टम में लगातार बदलाव किया जाता है जीपीएस के। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जहां पे 1 मीटर तक एक्यूरेसी होती है, अगर लगातार सिस्टम चेंज होता है तो यह 10 मीटर से 3000 मीटर तक जो है एक्यूरेसी प्रभावित हो जाती है। तो दुनिया भर में यह WGS 84 है जो आधार डेटा प्रदान करता है जीपीएस संबंधित। तो भारतीय वायुसेना EVER-MD नामक प्रणाली, ये नाम याद रखेगा, EVER-MD नामक प्रणाली का उपयोग करती है। डेटा शिफ्ट के परिणाम स्वरूप 10 मीटर से 3000 मीटर के बीच की त्रुटि हो सकती है। जैसे कि बालाकोट की घटना, जिसे भारतीय वायुसेना ने सख्ती से नकार दिया है, लेकिन विश्व संगठनों द्वारा बहुत सटीक दृष्टि से चूक जाने की यहाँ पे पुष्टि की गई है। जो वैश्विक संगठन है उसके द्वारा क्लियर कहा गया है कि जो बालाकोट की घटना भी हुई थी वो जीपीएस की कम एक्यूरेसी के कारण हुई थी। ठीक है, तो सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण क्या है और विरोधाभास क्या है? तो अमेरिका में कोहरे की स्थिति में सबसे खतरनाक हवाई क्षेत्र जो है वो कोलोराडो में एस्पेन है, जहां पायलट को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो 29 मार्च 2001 को एक गल्फ स्ट्रीम एवरेज चार्टर उड़ान खराब दृश्यता की स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जहां जांच से पाया गया कि चालक दल पर मालिक द्वारा उड़ान भरने का दबाव डाला गया था। ठीक है, अक्सर जो है जहां पे वीआईपी लोग जो है उड़ान भरते हैं वहां पे बहुत बार क्रू मेंबर्स पे अतिरिक्त दबाव डाला जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ कई दुर्घटनाएं हुई है जिसमें घातक और बिना मृत्यु के पतवार क्षति दोनों शामिल है। ठीक है, तो उनमें से कई पायलट ने इसी तरह की गलतियां की हैं और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और एयरलाइंस द्वारा नियमों का घोर उल्लंघन किया गया है। फिर भी हम विमान सुरक्षा के प्रति आंख मूंद लेते हैं। यह अफसोस की बात है कि हमारे पास एक ऐसी न्यायपालिका है, यहाँ पे जुडिशियरी पे भी कटाक्ष किए जा रहे हैं लेखक के द्वारा। ठीक है, हमारे पास एक ऐसी न्यायपालिका है जिसकी विमानन सुरक्षा के बारे में समझ बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही सीमित है। उसे और ज्यादा जो है निर्णय लेने की आवश्यकता है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हैं या फिर हाई कोर्ट हैं, जिससे कि हम लोग फ्लाइट्स हो गया, ठीक है, उसके सुरक्षा संबंधी नीतियों को और मजबूत कर सके। तो अंततः ईरान दुर्घटना से कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर जो था वो अमेरिका निर्मित था। ठीक है, और प्रतिबंधों के कारण क्या नेविगेशन उपकरणों के किसी भी महत्वपूर्ण घटक या हिस्से को ईरान को देने से इनकार कर दिया गया था। ठीक है, तो इजराइल अपनी संलिप्तता से इनकार कर सकता है, लेकिन क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या अमेरिकी एजेंसियां इसकी पुष्टि करेगी कि इजराइल या फिर अमेरिकी एजेंसियां इसमें शामिल नहीं है? क्या दुनिया भर में सत्ता में बैठे लोग उड़ान सुरक्षा का निर्णय उड़ान संचालित करने वाले पायलट पर छोड़ देंगे? तो पायलट द्वारा उड़ान के बारे में लिए गए निर्णयों को विमान में सवार किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खारिज नहीं किया जाना चाहिए, भले ही उसकी रैंक कुछ भी हो। ठीक है, तो तनाव और थकान से उत्पन्न विलंबित कार्रवाइयों से अदालती आपदा तक पहुंचने में बस कुछ ही सेकंड लगता है। ठीक है, तो यह दुखद है कि दुर्घटना में एक देश के राष्ट्रपति सहित कई शीर्ष अधिकारियों की मृत्यु हो गई, जो संपार्श्विक क्षति, निर्दोष साथी यात्रियों और चालक दल के जीवन की हानि है। तो आशा है कि नेताओं में बेहतर समझ विकसित हो और वो बहुत ज्यादा उतावलापन से दूर रहे। जो निर्णय लिया जाता है क्रू मेंबर्स के द्वारा, पायलट्स के द्वारा, उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल है क्रिटिकल टाइम कॉल्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग जुडिशियल एडजस्टमेंट। कठिन समय में मजबूत न्यायिक निर्णय की आवश्यकता है। इस आर्टिकल में मेनली जो है रूलिंग पार्टी के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे कि लगातार सवाल उठाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस आर्टिकल में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का जो सिलेक्टिंग पैनल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अव्यवहारिक हो गया है, जिससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र के मूल भाव प्रभावित होते हैं। ठीक है, उसके बाद विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन हुआ या फिर आर्टिकल 370 हुआ। तो इन सभी निर्णयों में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई कठिन फैसला लेने से बचे हैं। इसी के यहाँ पे विस्तार से बात की जा रही है। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय देर सवेर इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या सीएए, ठीक है, नागरिक संशोधन अधिनियम और इसके तहत नियम जो है वो संवैधानिक जांच से गुजर सकते हैं। हाल ही में घोषित सीएए नियमों में
उन आवेदकों के भाग्यों के बारे में अस्पष्टता है जिसके नागरिकता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। ठीक है, जो सिटीजनशिप के लिए जो है एप्लीकेशन दिए थे वो अस्वीकार रिजेक्ट कर दिया गया है, जिससे उस मुद्दे पर चिंताएं बढ़ गई है और यह भी डर है कि जिन व्यक्तियों को आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है उन्हें हिरासत में डाल दिया जाएगा। ठीक है, उनकी गिरफ्तारी की भी डर है। तो न्यायालय के समक्ष कुछ याचिकाकर्ताओं ने विदेशी आवेदकों के लिए दोहरी नागरिकता पर भी चिंता व्यक्त किया है। ठीक है, सीएए में प्रावधान किया गया है कि जो शरणार्थी दूसरे देश से आए हैं जो गैर मुस्लिम हैं, ठीक है, और अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो वो अपने देश की नागरिकता नहीं भी छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं संविधान के मूल भाव का हनन है। ठीक है, जिन्हें अपनी मूल नागरिकता छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यह भी बताया गया है कि इससे नागरिकता के मामले में अनिश्चितता पैदा होगी क्योंकि यह मूल अधिनियम की भावना के विरुद्ध है। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं एडजशन के बारे में। उसी को कहा जाता है न्याय निर्णयन। तो न्याय निर्णयन उस कानूनी प्रक्रिया का वर्णन है जो दो पक्षों के बीच किसी भी मुद्दे के संबंध में अदालत के समाधान में तेजी लाने और वितरित करने में मदद करती है। प्रक्रिया का परिणाम एक निर्णय और अदालत की राय है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ये ध्यान रखिएगा, जो एडजशन है ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है और अधिकांश निर्णय सुनवाई उन विवादों पर केंद्रित होती है जिसमें धन या फिर अहिंसा उल्लंघन शामिल है। ठीक है, और परिणाम स्वरूप इसमें शामिल सभी पक्षों के अधिकारों और दायित्वों का भी विवरण होता है। तो न्याय निर्णय का उपयोग निजी पार्टियां, राजनीतिक अधिकारियों और सार्वजनिक निकायों और सार्वजनिक अधिकारियों के बीच विवादों को निपटाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सेवा उद्योग में निर्णय किसी भी बीमित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत मौद्रिक दावे के लिए वाहक की देनदारी निर्धारित कर सकता है। तो इस तरह के मामले आते हैं एडजशन के लिए। ठीक है, तो संवैधानिक अदालत किसी भी कानून या फिर वैधानिक नियमों, यहाँ पे पूरी बात की जाएगी सरकार की ही। ठीक है, सबसे पहले सीएए की बात की गई, उसके बाद आगे चलकर डिमोनेटाइजेशन हो गया, आर्टिकल 370 हो गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन हो गया, इन सभी की बात की जाएगी। ठीक है, तो किसी भी कानून या फिर वैधानिक नियमों के सेट पर प्रतिबंध लगाना संवैधानिक अदालतों द्वारा किया जाने वाला एक नियमित अभ्यास नहीं है। ठीक है, कोई भी कानून अगर देश में बनाया गया है तो हर एक पे प्रतिबंध लगाना जो है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई अन्य न्यायालय का नियमित एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, आमतौर पर संसद द्वारा जो है बनाया गया कानून तब तक वैध माना जाता है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे तो जो सीएए की बात की जा रही है ये तो कहीं ना कहीं सिटीजनशिप के मूल भावना जो कि हमारे संविधान में दिया गया है, हम लोग जो सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता को ही अपनाते हैं, तो यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप को कैसे अपना सकते हैं, दोहरी नागरिकता को कैसे अपना सकते हैं, तो ये तो सीधा सीधा उल्लंघन है। तो कानून मानता है कि आमतौर पे द्वेष को कानून की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसी में बहुत सारे आज केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक केस को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जिससे आप लोग आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल्स के रूप में उपयोग कर सकें। ठीक है, इसलिए जैसे पहला केस है गुरुदेवदत्त बनाम महाराष्ट्र राज्य, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायी द्वेष कानूनी अदालतों के अधिकार क्षेत्र से परे है। ठीक है, जहां भी विधायी द्वेष होती है, विधायी संबंधी समस्याएं होती है, वो कानूनी अदालतों के अधिकार के क्षेत्र से परे है। ठीक है, तो निषेध का अभाव, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं जताई गई। ऐसी व्यवस्थाएं विधायी तरीकों से चुनावी प्रणाली या फिर प्रक्रिया में हेर फेर भी करती है। यह हालिया विधायी प्रवृत्ति एक उन्नत और मुखर न्यायिक दृष्टिकोण की मांग करता है। ठीक है, तो कानून की वैधता के संबंध में एक अप्रचलित धारणा का पालन करके ऐसे अधिनियमों के संचालन पर रोक लगाने से इनकार करके उसे प्रति बहुसंख्यावादी भूमिका को गंभीर रूप से कम कर दिया गया, जो संवैधानिक अदालतों को महत्वपूर्ण समय में निभानी चाहिए। यही बात कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ एक्शंस लेने चाहिए थे जो सरकार के द्वारा अव्यावहारिक कार्य किए गए हैं। जैसे कि हर कानून एक राजनीतिक बयान के अनुसार बनाई जाती है, तो ऐसे अवसरों पर कानून की वैधता के बारे में न्यायिक उत्साह की भावना ने सर्वोच्च न्यायालय को कानून के संचालन पर रोक लगाने से रोक दिया है। ठीक है, जैसे विमुद्रीकरण के खिलाफ स्थगन आदेश की अनुपस्थिति ने त्रासदी को घटित होने दिया और जब तक विवेक नारायण शर्मा, ये भी केस जो है विमुद्रीकरण संबंधित है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, विवेक नारायण शर्मा बना भारत संघ 2023 का मामला में फैसला हुआ, तब तक स्थिति जो है वो अपरिवर्तनीय हो चुकी थी। ठीक है, बहुत समय बीत चुका था डिमोनेटाइजेशन का। उसके बाद कश्मीर से संबंधित मुद्दा है कि कश्मीर के विशेष दर्जे को कमजोर करने के मामले में रोक की कमी ने मुकदमे को लगभग एक नियति बना दिया है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 में
के फैसले में देखा गया। ठीक है, उसी के बाद संविधान पीठ का एक क्रांतिकारी फैसला क्या है, तो अनूप बर्नवाल, ये भी केस ध्यान रखेगा, अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ। तो शीर्ष अदालत की संविधान पीठ का एक क्रांतिकारी फैसला आया था जिसमें क्लियर कहा गया था कि भारत के चुनाव आयोग का चयन करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय का आह्वान किया गया था, जिसमें उस समय की कार्यपालिका की कोई भी प्रधानता नहीं थी। ये ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका की कोई भी प्रधानता नहीं थी चुनाव आयोग की किसी भी चयन प्रक्रिया में। ठीक है, लेकिन हाल में केंद्र ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति या सेवा शर्तों या फिर कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 को प्रख्यात किया है। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री, उनके द्वारा चुने गए एक मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता को शामिल किया है, जिसकी उपस्थिति सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए अप्रासंगिक है और ये नए कानून के आधार पर अभी हाल ही में जो है नियुक्ति हुई है। ठीक है, जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति हुई है। तो इस कानून को जया ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में चुनौती दी गई। हालांकि न्यायालय ने इसकी वैधता की अनुमान के आधार पर, ठीक है, यहाँ पे अनुमान के आधार पर कानून के संचालन और कार्यान्वयन को रोकने से इनकार कर दिया। तो यह कोई लक्षित कानून नहीं है बल्कि एक अधिनियम है जो प्रथम दृष्टया असंवैधानिक है और यह कानून हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को खतरे में डालता है। ठीक है, जिसकी स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव एक बुनियादी विशेषता है। तो यह एक उदाहरणात्मक मामला है जहां न्यायालय अपने फैसले की रक्षा करने में विफल रहा है। मूलतः अधिनियम की वैधता की धारणा के संबंध में न्यायिक अंधविश्वास के कारण यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आम चुनाव 2024 में कई मौके पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई चूक संदिग्ध बनी हुई है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसके प्रतिकूल प्रभाव जब कार्यपालिका जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाती है इलेक्शन कमीशन जैसे महत्वपूर्ण कमीशन में, तब जाकर जो है हमारे लोकतंत्र जो है खतरे में आ जाती है। तो लक्षित विधान का क्या मामला है? दूसरी ओर सीए, ठीक है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और इसके तहत नियम स्पष्ट रूप से लक्षित कानून की श्रेणी में आते हैं। तो विधायी द्वैत कानून में स्पष्ट रूप से निहित है। कानून जो है वो लोगों को धर्म के नाम पे वर्गीकृत करता है और मुसलमानों को नागरिकता देने की प्रक्रिया से बाहर रखता है। तो लक्षित कानून का एक और प्रमुख उदाहरण जो है वो मुस्लिम महिला, जिसके लिए जो है 3 तलाक को अवैध माना है। ठीक है, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, जिसने तत्काल 3 तलाक को अपराध घोषित कर दिया। और गौरतलब है कि सायरा बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल 3 तलाक के अधिनियम को अमान्य कर दिया था। इसलिए उस अधिनियम को अपराधी बनाने की कोई भी कानूनी आवश्यकता नहीं थी, जो कानून की नजर में गैर मान्य था। तो कानून ने केवल चतुर पतियों को दंडात्मक परिणाम से छुटकारा पाने के लिए तत्काल तलाक के अन्य तरीकों का सहारा लेने या बस अपनी पत्नियों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, तो देख सकते हैं किस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को सही तरीके से कुछ सरकार के द्वारा जो अव्यवहारिक कार्य किए जा रहे हैं उसको रोकने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार कानून, जिसका उद्देश्य जो है वो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ था, स्पष्ट रूप से मुस्लिम महिलाओं के बचाव में नहीं आया। हालांकि यह अधिनियम अपने विभाजनकारी एजेंडे में सफल था। देश के कुछ राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों का भी पालन किया गया है। अब एक उदाहरण देख लेते हैं अमेरिकी गवर्नमेंट का। ठीक है, तो यूएसए में भी पारंपरिक दृष्टिकोण दुर्भावना के आधार पर कानूनों को न्यायिक रूप से निरस्त करने के पक्ष में नहीं होते। वहां भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार के जो कानून बनाए जाते हैं उसको आसानी से कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। ठीक है, तो जॉन हर्ट एली ने कहा है कि संविधान का उपयोग राजनीतिक शाखाओं के उद्देश्यों के बुरे विचारों को दंडित करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है, लेकिन विधायी निकायों में बहुमत के बुरे विचार एक कठोर समकालीन वास्तविकता है। ठीक है, जहां पे भी जिस भी देश में बहुमत का सरकार है वो अव्यवहारिक कार्य कर ही रहे हैं। ठीक है, इसलिए प्रेरित विधानों को अधिक कठोर न्यायिक जांच की आवश्यकता होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बुद्धिजीवी के द्वारा कहा गया है, सुजान डब्ल्यू पोलबोग्ड, यहाँ पे एक बुद्धिजीवी सुजान डब्ल्यू पोलबोग्ड के द्वारा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की गई, जिसमें कहा गया है कि समान सुरक्षा विश्लेषण के उद्देश्य के लिए दुश्मनी कभी भी वैध राज्य हित का गठन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी के निष्कर्ष में राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि जहां तक उन कानूनों का सवाल है जो स्पष्ट रूप से असंवैधानिक या विभाजनकारी है, जैसे कि सीए हो गया या इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, या फिर 3 तलाक हो गया, तो न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया मजबूत, तत्काल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो शीर्ष अदालत को अपने ट्रैक रिकॉर्ड से सीखने और
महत्वपूर्ण समय के दौरान अपनी असंवेदनशीलता के राजनीतिक परिणामों को समझने में सक्षम होना चाहिए। देरी अक्सर, जो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी कठोर कदम उठाने में देरी हो रही है, तो देरी अक्सर संवैधानिक निर्णयों के उद्देश्य को विफल करती है। जब दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक कानूनों की बात आती है तो समय न्यायिक समीक्षा का सार होता है। इसलिए जरूरी है कि अब जुडिशियल रिव्यू की जाए, जो सरकार के द्वारा कुछ अव्यवहारिक कदम उठाए गए हैं, कुछ मूलभूत संवैधानिक कानून को जो है परिवर्तित किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र के मूल भाव भी प्रभावित हो रहे हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस पर बकाया कर पर ब्याज से छूट दिया है, जिसके कारण जितने भी टेलीकॉम सेक्टर के लोग हैं, चाहे वो भारतीय एयरटेल हो, रिलायंस हो, वोडाफोन हो, इनको बहुत ज्यादा राहत मिली है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा किए गए प्रवेश शुल्क के साथ साथ परिवर्तनीय वार्षिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान को पूंजीगत माना गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना गया है। ठीक है, न कि राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना गया, और तदनुसार कर लगाया जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2023 के फैसले से उत्पन्न होने वाले आयकर पर ब्याज को माफ करके एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन सहित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को एक बड़ी राहत दी है, जिसमें कहा गया है कि दूरसंचार लाइसेंस शुल्क को पूरी तरह से प्रकृति में पूंजी, मतलब कैपिटल इन नेचर माना जाना चाहिए। तो अक्टूबर 2023 के फैसले ने निष्कर्ष निकाला था कि लाइसेंस शुल्क का भुगतान लाइसेंस के अस्तित्व के साथ साथ व्यापार का भी आंतरिक हिस्सा था। तो इस तरह के भुगतान को केवल पूंजी के रूप में माना या फिर चित्रित किया जाना चाहिए। इसलिए जो है इसे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में माना जा रहा है, जो देश के विकास में लाभकारी है। तो दूरसंचार नीति 1999 क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो 1999 की नीति में यह निर्धारित किया गया था कि एक लाइसेंस धारी को एक मुक्त प्रवेश शुल्क और इसके अतिरिक्त सकल राजस्व के प्रतिशत हिस्से पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। और अक्टूबर 2023 के फैसले ने निष्कर्ष निकाला था कि लाइसेंस शुल्क का भुगतान लाइसेंस के अस्तित्व के साथ साथ व्यापार का भी आंतरिक हिस्सा है। इस तरह के भुगतान को केवल पूंजी के रूप में माना या फिर चित्रित किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 के अपने फैसले में कहा था कि भुगतान न करने पर लाइसेंस धारी को व्यापार से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और शीर्ष अदालत का फैसला दिसंबर 2013 में आया, उसके दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर आधारित था। ठीक है, तो उच्च न्यायालय ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्ष की पुष्टि की थी कि 1999 की नीति के तहत दूरसंचार कंपनियों द्वारा भुगतान किया गया परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क राजस्व व्यय था, न कि पूंजी। इसी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया था, जिसके कारण अभी कह दिया गया कि ये जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने डिस्कस किए। खास के ईरान के प्रेसिडेंट का जो मृत्यु हुआ है हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, उसके बाद जुडिशियरी का मामला जो था वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।